जय हिंद और जोहार झारखंड फ्रेंड्स। आज हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत हम काव्य विधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कंप्लीट कर लिया था। और आज हम सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा का पढ़ेंगे और साथ ही इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। तो हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है और ऐसे तो भारत भूमि पे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपने कलम की ताकत से समाज सुधार का काम किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब है। तो आज हिंदी भाषा में हम एक ऐसे कवि के बारे में जानेंगे जो बिना हिंदी साहित्य की कल्पना भी, जिसके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो कवि वर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 20 मई 1900 अल्मोड़ा के निकट कौशानी गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम था पंडित गंगादत्त। और 6 घंटे के बाद इनकी माता जो है स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, फतेहिना का लालन पालन पिता तथा दादी ने इनका किया था। अब जीवन परिचय देखेंगे। नाम है सुमित्रा नंदन पंत, मूल नाम है गुसाई दत्त, जन्म 20 मई 1900, जन्म स्थान कौसानी गांव, उत्तराखंड। मृत्यु की बात करें तो 28 दिसंबर 1977 को हो गया था। पिता का नाम है पंडित गंगादत्त, माता का नाम सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कौशानी गांव में। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो बनारस और इलाहाबाद यानी प्रयागराज। भाषा ज्ञान संस्कृत था, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। उपलब्धियां क्या हुआ तो 1950 में जो है इनको AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो के जो है इनको परामर्शदाता, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेवियर भूमि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि इनको मिली है। काव्य धारा क्या, ये छायावादी कवि है। ठीक है, याद रखिएगा, काव्य धारा इनका छायावादी है। शैली गीतात्मक रहा है। साहित्य में योगदान की बात करें तो काव्य में प्रकृति के कोमल भाव तथा मानवीय भागों का अत्यंत सूक्ष्म में इन्होंने वर्णन करने में अद्वितीय हैं। और पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण 1961, ज्ञानपीठ इनको मिल चुका है 1968 में, साहित्य अकादमी। ठीक है, अब देखेंगे मुख्य कृतियां। तो मुख्य कृतियां की अगर हम बात करें तो पल्लव, पीताम्बरा और सत्यक्रम इनका। अब हम देखते हैं कि इनका प्रारंभिक शिक्षा हमने देखा कि कौशानी गांव में तथा उस शिक्षा का चरण जो है पहला कहाँ पे तो अल्मोड़ा में। ठीक है, अब बाद में जो है बनारस का जो क्वींस कॉलेज था वहां से हुआ था। इनका काव्यगत सूरजत यहीं से स्टार्ट हुआ और उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। ठीक है, बाद में जो है इन्होंने अपना गुसाई दत्त इनका नाम था तो ये अपना नाम बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रख लिए। काशी में पंथी जी का परिचय जो है सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ हुआ। ठीक है, उनकी अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर कविता लिखते थे और यहीं पे कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर जो है ये भाग लिए। ठीक है, अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर उन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। 1950 में इनको ऑल इंडिया रेडियो के जो है परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और 1957 में इनका प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहा। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है और 1916 से लेकर 77 तक इन्होंने साहित्य सेवा की और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 28 दिसंबर 1977 को। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था, लेकिन इनको बाद में नाम पसंद नहीं आया, इन्होंने अपना नाम चेंज के सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। साहित्यिक परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी युग के महान कवि में से एक माने जाते हैं और इन्होंने जो है 7 साल की कम आयु में ही इन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया था। 1916 में इन्होंने गिरि जी का घंटा नामक पहला इनका रचना क्या था, गिरि जी का घंटा। इलाहाबाद के मेयर कॉलेज में जो है इन्होंने अपना एंट्रेंस यानी कि प्रवेश लेने के बाद, एडमिशन कराने के बाद जो है साहित्यिक रुचि में और भी ज़्यादा इनका यहाँ से विकसित हो गए
और 1920 में इनकी रचना उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1927 में वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाव नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले का पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ और उन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को जो है पद्म भूषण की उपाधि दी। कृतियां और रचनाएं की बात करें तो काव्य में इन्होंने वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ग, किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा। नाटक में बात करें तो रजत रश्मि, शिल्पी और ज्योत्सना। उपन्यास में बात करें तो हार। अब भाषा शैली, तो इनका भाषा शैली जो है बहुत ही सरल और मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा में प्रवाहित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, छायावादी यानी कि ये हो गए इनके कविता में जो है सरलता होगी, मधुरता होगी, स्पेशली चित्रात्मक, कोमलता, ये सारा है, ये छायावादी कवि में आते हैं ये लोग। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो ये पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रगति, नारी पे इन्होंने जो है कलात्मक सौंदर्य, इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनकी काव्य जीवन का आरंभ है जो प्रगति चित्रण से हुआ और इनके प्रगति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना और भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते, इसलिए सुकुमार और कोमल भावनाओं से युक्त कवि इनको कहा जाने लगा। साहित्य चेतना का जो है पंत जी पूरे काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है। इसमें धर्म दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का इसमें आपको समावेश मिल जाएगा। अब इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो 1918 में भाई के साथ वो आए थे। ठीक है, और उस आरंभिक शिक्षा हमने देख लिया अल्मोड़ा में हुई और कॉलेज के लिए वो प्रयागराज के क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। ठीक है, मैट्रिक कोचिंग साथ आ गए और वहीं क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक जो है कोचिंग करने के बाद या इलाहाबाद आ गए। ठीक है, मैट्रिक करने के बाद जो है ये इलाहाबाद आए और यहाँ पे जो है 12वीं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और 1919 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह से प्रभावित होकर कॉलेज जो है इन्होंने कहाँ किया है तो प्रयागराज में, वहीं 12वीं इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। 1919 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने जो है अपना एजुकेशन अधूरा छोड़ दिया। स्वाधीनता आंदोलन में ये एक्टिव हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया, खुद से पढ़ा उन्होंने और इनका प्रगति में असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखते थे। अब आर्थिक संकट और मार्क्सवाद से परिचय। वर्षों के बाद सुमित्रा नंदन पंत को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जीते हुए पिताजी का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा, तो इससे वो मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हो गए। इतना परेशानी हुआ तो उत्तरोत्तर जीवन, उसके बाद क्या हुआ? सुमित्रा नंदन पंत 1931 में जो है कुंवर सुरेश सिंह के साथ कललांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। 1938 में उन्होंने जो है प्रगतिशील मानसिक पत्रिका रूपाव का संपादन किया और अरविंद आश्रम की यात्रा में इन्होंने आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय लिया था। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हमने देखा कि परामर्शदाता रहे। फिर 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिंतावर प्रकाशित हुआ, जिस पर 1958 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ और बाद में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। यह जीवन देखे तो प्रयत्न ही रहे। ठीक है, हम अविवाहित पंत जी का अनंत स्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावना रही और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1957 में। अब इनके विचारधारा देखते हैं तो इनका पूरा साहित्य जो है सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रवाहित होते हुए समय के साथ निरंतर बदलता रहा। स्टार्टिंग में कविताओं की प्रगति और सुंदर के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सोच में कल्पना और कोमल भावनाओं की ओर, अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशील, और उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से
जो है आपको प्रेरित है। तो पंत परंपरावादी आलोचना और प्रगतिवादी तथा प्रयोगात्मक आलोचनाओं के सामने कभी नहीं झुके और उन्होंने अपनी कविताओं की पूर्णिमा नेताओं को नकारा नहीं, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले अपनों का नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। अब देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी कृतियां संग्रह रही है। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगांतर, स्वर्ण धूति, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, मुक्ति युग, तारापंथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौंदर्य, अंतिमा, पतझड़, अवगुंठित, मेघनाथ वध, युगपत, चिदम्बरम और पल्लविनी। अब पुरस्कार और सम्मान देखते हैं। तो छिंदवाड़ा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए नेहरू शांति पुरस्कार और अनवरत सेवा के लिए जो है पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर कौन से दिन में उनके पुराने घर को जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रा नंदन पंत विधिका के नाम से जाना जाता। अच्छा, उनका जो पुराना घर रहा जिसमें बचपन में रहते थे, अब उनको जो है सुमित्रा नंदन पंत विधिका के नाम से जाना जाता है। इसको म्यूजियम बना दिया गया। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़ा, कविता, ये सब और जो मूल पंडुलिपियां हैं, छायाचित्र है, पुरस्कार को, ये सब वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और इसमें एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे उनकी व्यक्तिगत और उनसे संबंधित पुस्तकों का वहाँ संग्रह। स्मृति विशेष की बात करें तो उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बने कौशानी गांव में जहाँ उनका बचपन बीता था, माँ का उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक विधिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इस संग्रहालय में उनके चश्मे, कपड़े, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं असुरक्षित रखी गई है, जहाँ पर वही उनका प्रयोग करते थे। शब्दार्थ, स्वर्गो उन्नत यानी स्वर्ग के समान दिव्य, किरीर यानी कि मुकुट, क्रीट होता है, श्रृंग शिखा हो गया, स्वर्ण सुनहली, मुकुट ताज, मंडित यानी सुशोभित या आच्छादित जिसको कहते हैं, अस्खलित यानी गिरी हुई, तड़ित यानी बिजली, आलोक यानी प्रकाश, रजत यानी चांदी, खम्मित आश्चर्य। तो अब हम देखेंगे एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो 20 मई 1900 को जो है पंत जी का जन्म हुआ था। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी में हुआ था, यूपी। नेक्स्ट है कि नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? तो ये आपका हो जाएगा काका कोकर राजभवन का उल्लेख है। चिदम्बरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? चिदम्बरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञानपीठ। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत का युग क्या है? छायावादी। नेक्स्ट है कि पंत जी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कला और बूढ़ा चांद। पंत जी का बचपन का क्या नाम था? गोसाई दत्त। पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था? रविवार। पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो पंत जी की मृत्यु जो है 1 जनवरी 1977 को हुई थी। नेक्स्ट है छायावाद का सीमांकन कितना माना जाता है? तो 1918 से लेकर 1936, 18 साल तक। ठीक है। पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए? तो 1921 में जो है पंत जी असहयोग आंदोलन से संबंध हुए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत जी कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन उन्होंने अपनाया? तो 1934 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट है पंत जी के अनुसार मानव जीवन का हकीकत क्या है? तो सुख दुख। नेक्स्ट है कि पंत जी प्रायः प्रकृति को किस रूप में चित्रित किए हैं? तो नारी के रूप में उन्होंने प्रकृति को चित्रित किया। नेक्स्ट है पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति से मिली थी। अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। 1907 में जन्म हुआ, 1987 में इनकी डेथ हो गई।
कवि परिचय एक दृष्टि में देखते हैं। जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 11 सितंबर 1987। मृत्यु स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी वर्मा, पति डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। अब जीवन परिचय देखते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में एक शिक्षित कारश परिवार में 1907 में, ठीक है। संवत 1963 था। होलिका दहन के दिन हुआ था और इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में जो है प्रिंसिपल थे और इनकी माता हेमरानी जो है विदुषी धार्मिक महिला थी। नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे इनके नाना, और महादेवी जी भी इन सभी का इसलिए प्रभाव पड़ा और अंततः फाइनली वो एक प्रसिद्ध कवयित्री बनी जो प्रकृति और परमात्मा की निष्ठावान उपासिका बनी, ठीक है, और सफल जो है प्रिंसिपल के रूप में भी प्रतिष्ठित हुई। इनका अगर स्टार्टिंग एजुकेशन की बात करें तो इंदौर में हुआ और हायर एजुकेशन की बात करें तो ये प्रयाग में हुआ। संस्कृत में एमए पास करने के बाद जो है वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या हो गई, प्रिंसिपल बन गई, ठीक है। और इनका विवाह कितना 9 साल की कम आयु में ही इनका विवाह हो गया था। इनके पिता थे श्री रूप नारायण सिंह, एक डॉक्टर थे, और लेकिन इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सफल नहीं था। विवाह के बाद उन्होंने एफए, बीए और एमए की परीक्षा को भी पास किया, ठीक है, टॉप किया इनफैक्ट। तो महादेवी जी के घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका की जो है एडिटर के रूप में भी काम की और 11 सितंबर 1987 को संवत 2044 को जो है इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। अब साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो इनका रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी, प्रसाद पंत हो गए, निराला, महादेवी, ये सब इसमें होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, दुख की। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, पीड़ा की वेदना मतलब। इन्होंने प्रयाग में क्या साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का जो है मार्गदर्शन किया है। चांद पत्रिका का संपादन जो है इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। महादेवी वर्मा का जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा और इनका हृदय बहुत ही करुणापूर्ण, संवेदना युक्त और भावुक था। इसलिए इनके साहित्य में भी क्या दिखा, वेदना की गहरी टीस है। उन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित आवश्यक बताया। कुछ साल के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नॉमिनेट सदस्य भी रही और भारत के राष्ट्रपति इनको पद्म भूषण दिए, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें संकसरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर 2 है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, उन्हें 2 चीज़ों, भारत भारती और यामा। भाषा शैली की बात करें तो महादेवी जी अपने गीत में जो है स्निग्ध और सरल, तत्सम श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। उपमा, रूपक, ये सब अलंकार आपको देखने को मिल जाएगी। खड़ी बोली का उन्होंने यूज किया है और ये भावनात्मक शैली का उन्होंने यूज किया जो सांकेतिक और लाक्षणिक है। हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। महादेवी जी का कविता में नारी हृदय की कोमलता, सरलता को बहुत ही मार्मिक उन्होंने चित्रण किया है और इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से परिपूर्ण है। हिंदी साहित्य में पद लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन के द्वारा भी इन्होंने हिंदी भाषा को सजाने संवारने, अर्थ गांभीर्य प्रदान किया है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि। शिक्षा की बात करें तो क्लास 6 तक का शिक्षा इन्होंने प्राप्त करा था वहीं पर, ठीक है, अपने होम टाउन में। और उसके बाद 9 वर्ष का छोटी अवस्था में ही इनका शादी एक डॉक्टर से हो जाता है जिनका नाम है स्वरूप नारायण वर्मा। इसके बाद उनका जो शिक्षा है वहीं टूट जाता है। तो महादेवी के ससुर जो है लड़कियों से शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महादेवी के ससुर का जब स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी फिर से अपना शिक्षा स्टार्ट की, ठीक है, पढ़ाई अपना स्टार्ट की। और 1920 के साल में ही, ठीक है, वो 19 साल या 20 साल की थी तो महादेवी जी जो है प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट क्लास में मिडिल पास की थी।
और उत्तर प्रदेश का मतलब वहाँ से, कहाँ से, इलाहाबाद या प्रयागराज, वहाँ से। संयुक्त प्रांत के विद्यार्थियों में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। इसके बाद उनको जो है स्कॉलरशिप मिला और 1924 में हाई स्कूल की परीक्षा भी उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास से पास की और फिर वो जो है मतलब फर्स्ट क्लास पास की। इस बार भी उनको क्या मिला, स्कॉलरशिप मिला। फिर 1926 में उनका इंटरमीडिएट हुआ। 1928 में बीए की परीक्षा कहाँ से, तो क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने प्राप्त की। 1933 में महादेवी जी ने संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट एमए जो है उन्होंने पास किया 1933 में। और विद्यार्थी जीवन इस हिसाब से कहा जा सकता है कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उनका एक विषय दर्शन भी था जब पूर्ण विराम, इसलिए उन्होंने अपना भारतीय दर्शन को गंभीर अध्ययन किया। उसके बाद जो है उन्होंने भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी को भी जो है उन्होंने डीपली जो है स्टडी किया। महादेवी जी अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। हिंदी संसार में उनकी उन प्रारंभिक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ। इससे महादेवी जी को अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर से वो रेगुलर रूप से जो है काव्य साधना की ओर अग्रसर हो गए। महादेवी जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा। फिर एमए की परीक्षा पास करने के बाद वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल बन गई। उनकी कर्तव्य निष्ठा में शिक्षा के प्रति लगाव और कार्यकुशलता के कारण ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में उनका जो है कंटिन्यूअसली उन्नति की और महादेवी जी ने वर्ष 1932 में महिलाओं को प्रमुख पत्रिका चांद की संपादक बनी। ठीक है, तो ये हो गया इनका। अब हम देखेंगे यहाँ पुरस्कार। हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने 1934 में नीरजा पर 500 का पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार जीता और 1944 में उन्होंने आधुनिक कवि और निहार पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी उन्होंने जीता। भाषा साहित्य, संगीत और चित्रकला के अलावा उनका दर्शन शास्त्र में भी रुचि था। तो महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण मिला, 1988 में पद्म विभूषण भी मिला और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उनको भारतेंदु पुरस्कार भी दिया गया। 1982 में उनका जो काव्य संकलन था यामा, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब काव्य साधना की बात करें तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध कवयित्री थी। छायावाद आधुनिक काल की एक सहेली होती है जिसके अंतर्गत अलग अलग सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतना सत्ता का आरोप कर उनका मानवीयकरण, अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी जी के काव्य में ये दोनों विशेषताएं। अंतर मात्र इतना है कि जहां छायावाद के अन्य कवियों ने प्रकृति में उल्लास का अनुभव किया, वहीं इसके महादेवी जी ने जो है पीड़ा का अनुभव किया। कल्पना के आधार पर प्रकृति का मानवीकरण कर उसे एक विशेष भाव, स्मृति और गीत काव्य से विभूषित किया है। इसलिए महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद की विभिन्न भागवत और कालाकात जो है विशेषता मिलती है। अब काव्य भाव की बात करें तो इनका जो है वेदना भाव है इनमें। ठीक है, मूल भावना वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है। मृत्यु, तो इनका मृत्यु हो गया था 11 सितंबर 1987 को। कहाँ, तो प्रयागराज में। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक विख्यात कवित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थी। अब इनकी रचना देखते हैं तो महादेवी जी का प्रमुख रचना कौन है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। इसके अलावा संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपर्णा और इसके अलावा ये संग्रह हो गए। तो अतीत के चलचित्र भी है, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब इनकी गद्य रचनाएं। सम्मान में बात करें तो 1956 में पद्म भूषण, यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञान पुरस्कार, ज्ञानपीठ। तो अब हम लगाएंगे MCQ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला? तो उनको पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला। वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला?
तो उनको 1983 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो निहार। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो दीपशिखा है। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? तो स्वयं को। नेक्स्ट है कवयित्री किसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? तो वो स्वयं को कहती है। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखें। तो रश्मि भी उन्हीं का है, नीरजा निहार उन्हीं का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्रचार के पद पर कार्यरत रहीं? तो प्रयाग महिला ज्ञानपीठ। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा का निधन तिथि बताएं। तो 11 सितंबर 1987 को इनका डेथ हो गया था महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट है वेदना की गायिका के रूप में कौन है? महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है कि अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बताएं। तो ये भी महादेवी वर्मा ही है। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यम के रूप में क्या है? तो ये हो जाएगा गीत। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो काव्य विधि में हमारा महादेवी वर्मा का भी कंप्लीट हो गया, सुमित्रा नंदन पंत भी हो गया। इसके आगे वाला हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो। जय हिंद, जय भारत।